अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 88.2 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो 1.885 जवाब आएगा। इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, अ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो वेव की स्पीड भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज, यानी ई ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ब्लॉक विथ मास 0.1 kg इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल स्टेबल। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 20 सेंटीमीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सेम ही है जैसे हम ऊपर करके आए हैं। तो F इज इक्वल टू के एक्स नॉट, F डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, F 5 है और एक्स नॉट 0.2 है तो 25, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव इज 0 और लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, देन दिस टाइप इज कॉल्ड। तो इस टाइप को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम्स ग्रेटर ऑन एन अननोन प्लेनेट that is on earth, then gravitational constant on the planet। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं पूछ रहा, ग्रेविटेशनल हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछेगा तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी है। अगर फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स बड़ी है तो इसका मतलब है जी का वैल्यू 16 टाइम्स बढ़ेगा। तो आई होप के यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है वो 16 टाइम्स, पर अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछेगा तो उसका जवाब होगा रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सोनार सिग्नल साउंड वेव इन डायरेक्शनल डायरेक्टली डाउनवर्ड, इट टेक्स 2.3 सेकंड फॉर द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सबमरीन टू द ओशन बॉटम एंड बैक टू द सबमरीन, हाउ हाई अप फ्रॉम द ओशन फ्लोर इज सबमरीन। तो हम ये कर सकते हैं, हमें इको का पता है कि डी जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है वो AST/2 होता है। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो आएगा वो 1700 आएगा। ठीक है, यानी हम इसमें वैल्यू रखेंगे एस का, फिर टी का, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्पेशल टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, अ मास ऑफ 0.025 kg अटैच टू द स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.1 मीटर टू द राइट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। If spring constant is 0.4 Newton per meter and velocity at the end of displacement is 0.4 meter per second, then its total energy will be। तो total energy is the kinetic energy plus potential। kinetic energy का फार्मूला 1/2 mv², potential energy का ये है 1/2। मास हमें 0.025 दिया गया है, velocity 0.4 दिया गया है। तो इस तरीके से जब हम सारे वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.004 यानी 4 × 10⁻³ आएगा, यानी इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव इज कॉल्ड। तो सुपरपोजिशन जो 2 लाइट वेव्स का होगा हम इसको इंटरफेरेंस कहेंगे। इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ अ टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये तो मैंने सॉल्यूशन भी की है यहाँ पे, यानी अगर हम एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो कोसाइन लगेगा। तो x इज इक्वल टू x0 cos 2πt/T, x0 से कैंसिल, cos उस साइड जाएगा तो cos इनवर्स 1/2 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन भी लिखते हैं।
पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो t = t/6 होगा। अच्छा, आप एक बात आप याद भी रख सकते हैं कि अगर हम एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाएंगे तो t/6 टाइम लगेगा, अगर हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो t/12 लगेगा। बहरहाल यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो इसीलिए ये t/6 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन वी हेयर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम। सो जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ओवरटोन से, तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी हम क्वालिटी से उसको हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, ठीक है। कैन बी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर, रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम कह सकते हैं रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन होगा, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। इसको है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2.5, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/2 पाई रेडिकल k/m है। यहाँ से हमने k/m का वैल्यू निकाला है जो कि 15.7 आ रहा है। अब हम यहाँ पे 15.7 रखेंगे और x0 की जगह जो एम्पलीट्यूड हमें दिया जा रहा है 0.02 रखेंगे, तो इसका रिजल्ट जो है वो 0.314 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज are superimposed to produce a system of stationary waves in which adjacent nodes are 1.5 centimeter apart. What is the speed of progressive wave? तो जो दो नोड्स के बीच में जो फासला होता है वो हाफ ऑफ लेमडा होता है, तो यहाँ से हमारी लेमडा 3 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मीटर। स्पीड फाइंड करने का फार्मूला होगा वी लेमडा इंटू वी, तो यहाँ से 9 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, अ बम ब्लास्ट ऑन द मून इट्स साउंड विल बी हर्ड ऑन अर्थ। तो अर्थ पे हमें साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि साउंड एक किस्म की मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 33, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो वाटर से ट्रेवल नहीं करती, साउंड सॉलिड से ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम से। तो हम कहेंगे वैक्यूम से वो ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम से सिर्फ वो ट्रेवल करती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं वो नेचर उनकी ट्रांसफ़र होती है। तो इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज। तो अगर हम एयर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होने से हम कहेंगे वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, पर उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉपलर्स इफेक्ट अप्लाइज टू। तो डॉपलर इफेक्ट हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, साउंड पे भी कर सकते हैं, लाइट पे भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द थिंग नीडेड ऑब्लिक रिक्वायर्ड in the medium for light wave propagation. The thing needed oblique required in the medium for light wave propagation. तो हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, और हम कहते हैं कि डेंसिटी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी हो और डेंसिटी भी हो। बहरहाल अब किस हिसाब से ये दिया गया है, तो हम इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, डेंसिटी भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से होगा, बहरहाल ये दोनों होंगे। इन SHM द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 36 दोबारा सुन लें। द थिंग नीडेड ऑब्लिक रिक्वायर्ड इन द मीडियम फॉर लाइट वेव प्रोपोगेशन। तो लाइट वेव प्रोपोगेशन को ना इलास्टिसिटी की ज़रूरत है ना डेंसिटी की ज़रूरत है, उसको सिर्फ
परमिएबिलिटी और परमिटिविटी की ज़रूरत होती है, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है एन SHM द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो SHM में वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पॉइंट पे होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है अ ब्लॉक विथ मास 0.1 kg इज स्ट्रेच्ड टू द स्प्रिंग एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल स्टेबल। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 20 सेंटीमीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सेम न्यूमेरिकल हम ऊपर करके आए हैं। बहरहाल F इज इक्वल टू के एक्स नॉट, तो K मिलेगा F डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, तो ये 25 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है इफ़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव इज 0 और लेस देन इंडिविजुअल, तो हम इसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है स्पेशल क्लास ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, तो हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 8 के सारे क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर लिए, और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर एक्सप्लेन कर